हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स का चाप बढ़ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। और उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम कांस्टेंट चैप्टर के रिकैप बना रहे हैं। सोचो ना यारो, कैपिटल गेन जैसे चैप्टर को भी हमने 1 घंटे में रिकैप बना के आपको दे दिया। आज एक छोटा सा चैप्टर का रिकैप लेके आ रहा हूँ। चैप्टर का नाम है क्लबिंग। क्लबिंग का फंडा तो आपको पता ही है कि नॉर्मली तो नियम ये होता है कि मेरी इनकम मेरे हाथ में टैक्स होगी, आपकी इनकम आपके हाथ में टैक्स होगी। परंतु सेक्शन 60 से लेके 65, लेकिन सेक्शन 60 से लेके 65 में ऐसे कुछ विशेष प्रोविज़न है जहाँ पे इनकम किसी और की है परंतु क्लब हो जाएगी किसी और के हाथ में। किसी और की इनकम पे कोई और टैक्स देगा, यानी आपकी इनकम पे मैं टैक्स दूंगा और मेरी इनकम पे आप टैक्स देंगे, ऐसा भी हो सकता है। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिटरली वही हम लोग रीकैप करने जा रहे हैं अंडर द प्रोविज़न 60 to 65। देखो, चैप्टर में कई सारे सेक्शन हैं। सेक्शन 60, 61, 62, 63 साथ में पढ़िए, 64, 1, 2, 64, 1, 4 ये बहुत काम का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके साथ 64, 1, 6 भी पढ़ लीजिए। ऐसा ही मिलता जुलता सेक्शन है 64, 1, 7 एंड 1, 8। ठीक ठाक है सारे सेक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 64, 1A, जिसको आप जानते हो, माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है ना। और है 64, 2 यानी ट्रांसफ़र टू HUF। तो ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो, ये कोई ख़ास काम का नहीं है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ठीक है। ये आप ठीक से थोड़ा ऊपर बोल सकते हो। तो ये है इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस वाइज क्लासिफिकेशन। अभी अपने एक एक करके सुनते जाते हैं, लिखने का कोई काम नहीं है। सेक्शन 60 क्या बोल रहा है? सेक्शन 60 ये बोल रहा है कि यदि आप अपनी इनकम किसी बंदे को दे देते हो, परंतु इनकम जिस एसेट से आ रही है वो एसेट आप नहीं देते, तो लॉ बोलता है भैया ये हम नहीं समझते, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। दोबारा बोलो, इफ अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द इनकम to another person without transferring income generating asset, then the income so transferred will be clubbed in the hands of transferor। ठीक है, कोई खास काम का भी नहीं है, आप यू कैन लीव इट, ये ठीक ठाक है, ये पढ़ना शुरू करो। सेक्शन 61 बोलता है कि यदि आप अपनी कोई एसेट दूसरे बंदे को देते हो, लेकिन ट्रांसफ़र हैज़ बीन मेड अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज, ट्रांसफ़र हैज़ बीन मेड अंडर ए रिवोकेबल क्लॉज, तो लॉ बोलता है ऐसे ट्रांसफ़र से जो भी इनकम जनरेट होगी, ऐसी एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगी, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एक बात दोबारा सुन लो लॉ की लैंग्वेज। इफ अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड हिज एसेट टू अनदर अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज, देन इनकम फ्रॉम द एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। क्लियर? 61 में ये बात दी हुई थी, 62 में इसका एक एक्सेप्शंस दिया हुआ है। सेक्शन 62 बोल रहा है कि माना रिवोकेबल ट्रांसफ़र में जो एसेट जाती है उसकी इनकम क्लब हो जाती है ट्रांसफरर के हाथ में, लेकिन यदि कोई बंदा लाइफ टाइम बेनिफिट के लिए एसेट ट्रांसफ़र करता है, लाइफ टाइम बेनिफिट के लिए एसेट ट्रांसफ़र करता है, इफ अ पर्सन ट्रांसफर्ड द एसेट टू अनदर फॉर द लाइफ टाइम बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरी, then the income from such asset will not be clubbed in the hands of transferor। मैं आपको दोबारा समझाऊँ। सपोज एक भाई साहब है, वो अपनी एक एसेट, एक हाउस प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए, अपनी बहन को दे दिए और बोले हे बहना, जब तक जिंदा रहना इसी प्रॉपर्टी में रहना। तो फाइनली इस प्रॉपर्टी से
माना कि ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र है क्योंकि बहन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ये लाइफ टाइम बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इसलिए लॉ ये बोलता है इस ट्रांसफ़र से यानी इस एसेट से जो भी इनकम आएगी वो इनकम तो आएगी बहन के हाथ में, परंतु टैक्स देगा भाई। ठीक है, तो लाइफ टाइम बेनिफिट का ये प्रोविजन था। 63 कोई काम का नहीं है, उसमें रिवोकेबल ट्रांसफ़र की डेफिनेशन दी हुई है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र मतलब आप समझते हो जब आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को दे देते हो लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पास वो प्रॉपर्टी वापस आ सकती है या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम आपको मिल सकती है, तो लॉ बोलता है भैया दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, दिस इज़ रिवोकेबल ट्रांसफ़र। चलो 64(1)(2) पढ़िए, ये ठीक ठाक है। 64(1)(2) प्रैक्टिकली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है। 64(1)(2) ये बोल रहा है कि कोई बंदा किसी कंसर्न से टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिना कोई रेम्युनरेशन उठाता है और उस कंसर्न में उसके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, देन इनकम फ्रॉम द इनकम in nature of remuneration will be clubbed in the hands of spouse। दोबारा समझाता हूं, देखिए हो क्या रहा है, ये है मिसेज एड्स, ठीक है, और ये एक कंपनी में काम करती है, कंपनी का नाम है एच लिमिटेड। इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब टोटल मूर्ख, 100% मूर्ख, मतलब कुछ है ही नहीं, नॉट फिट फॉर द जॉब। ऐसी बंदी यहाँ से सैलरी उठा रही है, तो आप सोचेंगे भैया इससे सैलरी मिल कैसे रही है, इसे जॉब कैसे मिला? जॉब इसलिए मिला क्योंकि इसके मियाँ जी, इसके पतिदेव इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। तो लॉ ये बोलता है इफ एन एसएससी derives remuneration from a concern without technical or professional qualification and the spouse of the SSC has substantial interest in the concern, यानी 20% or more voting power, 20% or more share of profit, then the remuneration shall be clubbed in the hands of remuneration shall be clubbed in the hands of spouse। इनको जितना सैलरी मिल रहा है ना वो इनके हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन यदि both husband and wife are deriving remuneration from the concern without technical or professional qualification and both are having substantial interest in the concern, then the remuneration shall be clubbed in the hands of the either of the spouse whose other income is higher। और सलमान खान वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कमिटमेंट जो मैंने कर दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया वो वापस नहीं होता, यानी एक बार जिसके हाथ में इनकम क्लब हो गई उसके बाद उसी के हाथ में हर साल क्लब होती रहेगी। ये हमारे इनकम टैक्स का कमिटमेंट है। हटाइए 64(1)(4) में आइए। 64(1)(4) ये बोलता है, देखो भैया रिकैप है, चैप्टर समझा नहीं रहा हूँ, चैप्टर समझाने में 4 घंटे लगते हैं, चैप्टर रिकैप करने में 15 मिनट लगते हैं, एग्जाम सर पे है, रिकैप ही दिया जा सकता है, राइट। तो 64(1)(4) में आते हैं। 64(1)(4) में दिया हुआ है इफ अ पर्सन ट्रांसफर इफ एन इंडिविजुअल transferred his asset other than house property, if an individual transferred his asset other than house property to his spouse without adequate consideration, then income from the asset, देखो बंदे ने अपनी एसेट अपनी वाइफ को दे दिया, हाँ, और कुछ पैसे वैसे लिए नहीं, और एसेट अभी मैडम के पास है तो ऑब्वियसली इनकम भी मैडम को आ रही है, लेकिन लॉ बोलता है द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्ड इज एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन द इनकम फ्रॉम द एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। हाउस प्रॉपर्टी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो सेक्शन 27 से गवर्नड है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के आप 27 डीम्ड ओनर,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई एसेट यदि इंडिविजुअल अपनी वाइफ को देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन द इनकम फ्रॉम द एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि इफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तो उस केस में सेक्शन 64(1) नहीं लगेगा। वैसे आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि हस्बैंड ने वाइफ को पिन मनी दिया या वाइफ ने हाउस होल्ड सेविंग करके कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उस केस में क्लब इन प्रोविजन नहीं लगेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, मैरिटल रिलेशनशिप मस्ट सबसिस्ट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑन डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। मैरिटल रिलेशनशिप मस्ट सबसिस्ट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑन डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक बार रिकैप में मैं इसको यहाँ पे पॉज देता हूँ। दूसरी बात, 64(1) बोल रहा है कि यदि माइनर की कोई इनकम आ रही है, तो सबसे पहले ये बताइए माइनर ने वो इनकम जनरेट कैसे की। क्या माइनर ने वो इनकम अपने एफर्ट या अपने स्किल से जनरेट की? यदि माइनर ने वो इनकम अपने एफर्ट या स्किल से जनरेट की, तब तो क्लब इन नहीं होगा। परंतु यदि माइनर को ऐसे इनकम आ गई विदाउट एफर्ट विदाउट स्किल, यानी माइनर की कोई पैसिव इनकम आ गई, तो लॉ बोलता है भैया ये इनकम उसके पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कौन से पेरेंट्स, मम्मी या पापा? तो लॉ बोल रहा है इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट हुज इनकम इज हायर। यानी यदि मम्मी की इनकम ज़्यादा है तो माइनर की इनकम मम्मी के साथ क्लब हो जाएगी, और पापा की इनकम ज़्यादा है तो माइनर की इनकम पापा के साथ क्लब हो जाएगी। भाई आजकल के बच्चों को आप जानते हो, ये बड़े चालाक है, ये मम्मी से चिपकेंगे या पापा से चिपकेंगे, भाई जिसकी इनकम ज़्यादा उसके साथ चिपकेंगे। परंतु माइनर भी सलमान खान का फ़ैन है, वो भी बोलता है एक बार जो कमिटमेंट कर दिया सो कमिटमेंट कर दिया। यानी माइनर की इनकम एक बार जिस पेरेंट के साथ क्लब हो गई, माइनर की इनकम यदि मम्मी के साथ क्लब हो गई, तो आने वाले सालों में भी ये मम्मी के साथ ही क्लब हो गई। और यदि माइनर की इनकम पापा के साथ क्लब हो गई, तो आने वाले सालों में भी पापा के साथ क्लब होगी। यानी माइनर दल बदलू नहीं है कि इस साल तो पापा के साथ क्लब करके बैठ गया, अगले साल मम्मी के साथ क्लब इन करेगा ना। एक बार जो जिसके साथ इनकम क्लब हो गई उसके साथ ही हर साल क्लब होती रहेगी। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि यदि माइनर हैंडीकैप्ड है तो फिर क्लब इन प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। माइनर हैंडीकैप्ड है तो उसकी इनकम पे वो खुद टैक्स देगा, वो इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि माइनर के पेरेंट्स साथ में नहीं रहते तो फिर माइनर की इनकम उसके साथ क्लब होगी जो माइनर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, यानी माइनर यदि मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद यदि सपोज बच्चा मम्मी के साथ रह रहा है, तो फिर बच्चे की इनकम मम्मी के साथ ही क्लब होगी। ओवर। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 1032 में, ये भी इसी से रिलेटेड है कि माइनर की इनकम यदि पेरेंट्स के साथ क्लब होती है तो फिर पेरेंट्स को 1500 रुपये तक का एक डिडक्शंस मिलता है। आई रिपीट, 1500 रुपये तक का एक डिडक्शंस मिलता है। तो माइनर की इनकम यदि पेरेंट्स के साथ क्लब हुई, तो जितनी माइनर की इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब हो रही है उतने पर माइनर चाइल्ड 1500 रुपये तक का अप टू ₹1500 तक का डिडक्शंस मिल सकता है। ये था 64(1)(a). हम लोग आगे 64(2) HUF। 64(2) HUF में ये दिया हुआ है कि इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी to his HUF without adequate consideration। फिर से बोलिए, if a person transfers his property to his HUF without adequate consideration, then income from the property shall be clubbed in the hands of transferor। तो आप यदि अपनी प्रॉपर्टी अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को देते हो और बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हो, देन इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इस रिगार्ड में जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है वो ये है कि HUF का पार्टीशन होने के बाद ऑब्वियसली वो एसेट HUF के सारे फैमिली मेंबर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे में जो शेयर ट्रांसफरर की वाइफ को मिला, उतना शेयर उस ट्रांसफरर के साथ क्लब होगा। यानी सपोज HUF का पार्टीशन हो गया तो कुछ एसेट का पार्ट मिसेज ए को भी मिला, तो मिसेज ए को जितना शेयर मिला उससे जितनी इनकम आ रही है, दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए।
यहाँ तक क्लियर। 64 में ये भी ध्यान रखिएगा कि इफ़ अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जैसा प्रोविजन यहाँ था ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोविजन यहाँ पे है। इफ़ अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन्स वाइफ देन द इनकम फ्रॉम द if a person transfers his property to his son's wife without adequate consideration, then the income from the property shall be clubbed in the hands of transferor. तो जैसा प्रोविजन यहाँ था वैसा ही स्पाउस के लिए जो प्रोविजन था वही प्रोविजन सन्स वाइफ के लिए भी है। आई होप ये बहुत ही फास्ट समरी था, परंतु इतना करने से भी ये चैप्टर एटलीस्ट आप तक छूटेगा नहीं। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।